बात करेंगे इन लोगों से, इनका भी बहुत लोगों पे एतबार नहीं रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? साजिद। साजिद। साजिद क्या करते हैं? मैं ओवरसीज होता हूँ। ओवरसीज होते जी हैं? अभी पानी पे MS, रहते हैं? MS किया मैंने। MS किया हुआ है और जी ओवरसीज मतलब बाहर मुल्क रहते हैं? जी बिल्कुल। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं भाई, जी बहुत ही बाहर रहते हैं आप तो। हाँ बहुत ही बार है। क्या निकाल दिए गए या यहाँ घूमने नहीं आए? अभी हॉलीडेज के लिए ईद पे आए थे ना। हॉलीडेज पे ईद जी के लिए आए थे। सवाल करेंगे। मेरा सर मिफ्ता से सवाल है कि एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर होने के लिए कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ पाकिस्तान में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टैक्स कलेक्ट करने से हमें रोकते हैं? हाँ भाई, कौन फाइनेंस मिनिस्टर में क्या होता, मतलब होता क्या है पाकिस्तान में सिलेक्शन क्राइटेरिया? बड़े लंबे सवाल पूछे हैं यार। दूसरा सवाल तो बहुत मुश्किल है और लंबा है। पहला सवाल जो है ना भाई, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, और ये सेल्फ सर्विंग भी जवाब है, कि पाकिस्तान में आपको फाइनेंस मिनिस्टर होने के लिए इकोनॉमिक्स बहुत आनी चाहिए। ठीक है। और अगर वो नहीं आती तो फिर आप फाइनेंस नहीं कर सकते। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में भी पता होना चाहिए और पाकिस्तान की सियासत के बारे में पता होना चाहिए। 3 चीज़ें होनी चाहिए। और साथ लेके चले वजीर आजम को? वो तो खैर हाँ, वजीर आजम को और दीगर वजीर आजम के लोगों को जो भी साथ, वजीर आजम को भी साथ लेके चले और दीगर उनके रुफ़क़ाए-कार को साथ लेके चले। दूसरा जो सवाल था कि पाकिस्तान में टैक्स जमा करने से कौन रोकता है, तो पाकिस्तान में टैक्स देना किसी को अच्छा नहीं लगता। अब मैंने कोशिश की थी कि दुकानदारों पर टैक्स डालें। हाँ। पाकिस्तान में उस वक्त NTDC का सिस्टम है, 2 सिस्टम है, एक NTDC का और एक कराची इलेक्ट्रिक का। तो NTDC के सिस्टम में 22 लाख दुकानदार थे, 22.5 लाख दुकानदार, उसमें से 30,000 दुकानदार जो थे वो इनकम टैक्स दे रहे थे सिर्फ। जी तो अब मैंने ये कहा कि यार 3,000 रुपये पर मंथ हर दुकानदार टैक्स दे दे। मेरी सोच ये थी कि पहले 3,000 सबसे टैक्स ले लें, उसके बाद सोनारों को मैंने अलग बुला लिया था, फर्नीचर वालों को अलग बुला लिया कि फिर इनसे अलग अलग ग्रेड्स के टैक्स ले लेंगे। लेकिन 3,000 तो बेसिक पंक्चर की दुकान वाला भी है ना, वो भी दे देता है। और सच्ची बात है कि अगर आप कहीं खड़े होते हैं तो इतना तो आप भत्ता भी दे देते हैं पुलिस वाले को, ठीक है, ठेले वाला भी दे देता है, लेकिन कोई टैक्स देना नहीं चाहता। हमारे यहाँ गरीब लोगों की गर्दन थोड़ी पतली होती है, तो हम नौकरी पेशा लोगों से टैक्स ले लेते हैं। 50,000 रुपये से ज़्यादा की आपकी इनकम है तो टैक्स ले लेते हैं। इस बार शायद बढ़ जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो, कि लाख रुपए वाली तनख्वाह वाले के ऊपर भी हम 5% टैक्स ले लेते हैं। लेकिन दुकानदारों से टैक्स लेना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्स नहीं ले सकते, हम एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लेते। बड़े बड़े तो लोग बात करते हैं यार एग्रीकल्चर 10 आप किसी गरीब किसान से टैक्स लेंगे। भाई गरीब आदमी से टैक्स लेने का कौन कह रहा है? मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 12 एकड़ की ज़मीन वाले से टैक्स लें, लेकिन जिसकी 1,000 एकड़ की वो अराजी है उससे तो टैक्स लो। सही बात। जिसकी 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी उससे तो टैक्स लो। आपने लगाने की कोशिश भी की थी दूसरी प्रॉपर्टी पे जो 2.5 करोड़ से अरब से करोड़ से ज़्यादा की। एहसन इकबाल ने क्या कहा था आपसे? वो अच्छा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमने कहा था कि शहबाज साहब को भी टैक्स लगाना था। थोड़ा सा ये मैं इनसे बोल रहा था कि सर ये लीगैलिटी इसकी देख ले। खैर हमने कोई तरीका निकाला उसका। तो पहले जो आप जिस मकान में रहते हैं पहला घर वो हमने छोड़ दिया कि उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, ठीक है। अब आप दूसरा मकान है तो उसके ऊपर हमने टैक्स लगाया। तो एहसन भाई ने कहा कि मिफ्ता देख बहुत सारी बेवा औरतें होती हैं। शाम को मीटिंग हो रही थी, मुसद्दक मलिक साहब थे, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, मैं था और मरियम औरंगज़ेब थी। बहुत सारी बेवा ख़वातीन होती हैं मिसाल के तौर पर। तो अगर उनके पास एक दूसरा घर होगा तो उससे उनको रेंटल आती है इनकम, जिससे उनका घर चलता है। तो तुम इस तरह लगा रहे हो टैक्स। तो मैंने कहा एहसन भाई यूँ करते हैं 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं कि पहला घर आपका हो गया और दूसरे घर में 2.5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लेंगे। उसके ऊपर तो टैक्स ले सकते हैं ना, अगर वो बेवा भी है और उसका एक अपना मकान है और दूसरी प्रॉपर्टी भी 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स लग सकते हैं। तो मुसद्दक मलिक साहब कहते हैं कि मिफ्ता जिस स्पीड से तुम टैक्स लगा रहे हो ना पूरा मुल्क बेवा हो जाएगा। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? अदनान सर। अदनान क्या करते हैं आप? सर BSc सिविल इंजीनियरिंग। अरे माशाल्लाह, को सवाल करोगे दोस्त? जी सर, मेरा सवाल मुफ्ता इस्माइल साहब से है। सर हम अपनी जितनी बकाया ज़िंदगी हमारी रह गई है, क्या उसमें हम पाकिस्तान को कर्ज़ों से पाक देख सकते हैं? अगर हाँ तो वो कैसे? देखिए अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। कर्ज़े से पाक तो पाकिस्तान को होना भी नहीं चाहिए, दुनिया का कोई मुल्क नहीं है। हम अगर कर्ज़ा लेकर स्कूलें बनाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं जिनसे बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, तो वो बच्चे बड़े होकर अगर अच्छे सिटीजन्स बनते हैं, पैसे कमाते हैं, मुल्क को टैक्स देते हैं तो मुल्क को फ़ायदा होगा। तो वो कर्ज़ा लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आपने कर्ज़ा अमेरिका के ऊपर भी आज है, जापान के ऊपर भी आज है, चीन के ऊपर भी आज है। तो कर्ज़े से मसला नहीं है। हमारी जो मईशत है ना उसका हजम कर्ज़े से तेज़ी से बढ़ना चाहिए। कि अगर आपका कर्ज़ा आज 70% है हमारी मईशत का या 75% है, लेकिन हमारी मईशत नहीं बढ़ रही, कर्ज़ा बढ़ रहा है। मईशत वहीं की वहीं खड़ी है, कर्ज़ा बढ़ रहा है। तो अगर कर्ज़ा बढ़ता रहेगा तो मईशत से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कर्ज़ा। और हम आज भी अपना सूद भी नहीं दे सकते। सूद देने के लिए हमको मज़ीद कर्ज़ देना पड़ता है।
तो ये हम डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो हमको कम से कम अपनी मईशत तेज़ी से बढ़ानी चाहिए, कर्जा आहिस्ते से बढ़ाना चाहिए, तो मईशत की मुनासिबत से कर्जा कम हो जाए।